हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 20 अक्टूबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 4 एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है लाइफ से संबंधित। लाइफ का मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये एक्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी का आइडिया था जो उन्होंने COP26 में दिया था, तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। साथ ही साथ दूसरा एडिटोरियल है हेल्ड अप बाय द चाइनीज। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, चाइना के द्वारा अक्सर जो टेररिस्ट होते हैं उनको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बनने से चाइना कुछ ना कुछ वहाँ पे अपनी टांग अड़ाता है, तो उसके रिगार्डिंग ये चर्चा करेंगे। तीसरा एक साथ साथ चर्चा करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के बारे में। किस तरह से इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया है, इवन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इसके रिगार्डिंग इंडिया की काफ़ी तारीफ भी करी है। एंड लास्टली चौथा आर्टिकल होगा इंडिया की जो अलग अलग पॉलिसीज हैं विद रिस्पेक्ट टू जो ऑयल क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसीज रही, इंडिया क्यों नहीं ग्रो कर पाया इस चीज़ के अंदर, आज भी हम इंपोर्ट इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इन सभी चीज़ों को मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कोट। देखो, वॉरेन बफे आप सभी जानते हो, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। इन्होंने एक बार बोला था कि इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज: इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, एंड इफ दे डोंट हैव द फर्स्ट द अदर टू विल किल यू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। देखिए क्या कह रहे हैं कि 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है एक इंसान के अंदर अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन को किसी मान लीजिए जॉब के लिए हायर कर रहे हो। कौन सी? इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और एनर्जी। और अगर किसी में ना ये पहली क्वालिटी नहीं है, इंटीग्रिटी की क्वालिटी नहीं है, तो बाकी 2 क्वालिटी होंगी ना, तो आपकी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और इवन देखो, आज के टाइम पे आप बहुत सारे एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले या कुछ सालों पहले की बात है, आपने सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में सुना होगा। कितना बड़ा फ्रॉड था। क्या जिन्होंने ये फ्रॉड किया सत्यम कंप्यूटर के रिगार्डिंग, क्या उनमें इंटेलिजेंस नहीं थी? बिल्कुल थी। एनर्जी नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या नहीं था? इंटीग्रिटी नहीं थी। इस वजह से एक कंपनी तो हार्म हुआ ही हुआ, ओवरऑल कंट्री की इमेज को भी काफी एक बड़ा झटका लगा। इसी तरह से आज के टाइम पे देखो, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग कोई बहुत ही आसान बंदे का की बस की बात तो नहीं है। इंटेलिजेंस और एनर्जी तो उनमें है ही है, पर इंटीग्रिटी की कमी है। इसके साथ ही नए नए वाइट कॉलर क्राइम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। इवन आजकल आप देख रहे हो विलफुल डिफॉल्टर्स कितने ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। ये विलफुल डिफॉल्टर्स के बढ़ने के कारण भी कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी के साथ ही तो लिंक्ड है, ठीक है ना। रामालिंगम राजू हो गए, हमने उनका केस देखा। आजकल जो नए नए साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसके रिगार्डिंग 1-2 दिन पहले हमने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था। तो ये सभी क्या है? यहाँ पर इंटीग्रिटी की कमी है, कोड ऑफ एथिक्स ये कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो सिर्फ इंटेलिजेंस और एनर्जी होना ये डिटर्मिन नहीं करता कि आप लाइफ में कहाँ जाओगे, साथ ही साथ इंटीग्रिटी का होना भी जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि इट इज नॉट योर एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड डिसाइड नहीं करता कि आप जिंदगी में आपका एल्टीट्यूड क्या होता है, बेसिकली आप किस हाइट तक पहुंचते हो। तो कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड किया जाता है आपके एटीट्यूड के द्वारा। किसी चीज के रिगार्डिंग आपका कैसा एटीट्यूड है, आपकी इंटीग्रिटी है या नहीं, यही डिटरमिन करता है कि आप जिंदगी में कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। ऑन दैट पॉजिटिव नोट हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले एडिटोरियल से। देखो, पहला एडिटोरियल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड। किस तरह ने इस पर्टिकुलर स्कीम ने इंडिया के अंदर सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया है। एंड इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को आप जनरल स्टडीज पेपर 2 के सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, राइटर यहाँ पे बात करते हैं कि पिछले हफ्तों के अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया एंड इवन देखो वर्ल्ड बैंक ने भी, दोनों ने ही काफी इंडिया की तारीफ करी है रिगार्डिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। आप एक चीज रियलाइज करो, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ज्यादा है। हमारे यहाँ देखो आज भी पॉवर्टी काफ़ी है, राइट। हमारे यहाँ किसानों की हालत आज भी ठीक नहीं है जिस तरह हम सोचना चाह रहे थे, अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे। वल्नरेबल सेक्शन इंडिया के पास बहुत सारे हैं। इंडिया को इनफैक्ट काफ़ी काम करने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो आप देख रहे हो कि इंडिया के अंदर करोड़ों ही लोगों तक पहुँचाने बेनिफिट्स कितना एक टफ चैलेंज हो जाता है, पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ करके दिखाई है। इवन आप देखिए कोविड-19 के टाइम पे लोगों को खाना खिलाया गया, ठीक है, लोगों के खातों में पैसा डाला गया। और किस तरह से मुमकिन हो पाया? हमने जब हमारे पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम थी वो अच्छे से फंक्शन कर पा रही थी, इसी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। तो इंडिया का ना यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन डेफिनेटली इस फील्ड में देखा गया है और अलग अलग एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ की बात भी करी है।
राइट। आप देख सकते हो जैसे नियरली रूरल एरियाज के अंदर 85% लोगों को एंड अर्बन हाउस होल्ड के अंदर 69% लोगों को यहाँ तक इस तरह के बेनिफिट्स इस लेवल तक पहुँचाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ है एंड गवर्नमेंट ने अपनी चीज़ों के अंदर काफ़ी काम भी किया है। देखो थोड़ा सा ना अगर मैं आपको पास्ट में लेके चलूं तो एक दरअसल में ना 1985 में जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने एक बात बोली थी। ओडिशा के अंदर उनकी एक रैली थी, वहां पे ड्रॉट आया हुआ था, वहां पे उन्होंने ये चीज चर्चा करी थी कि अगर मान लीजिए मैं 1 रुपया देता हूँ ना किसी को इन द सेंस किसी वेलफेयर स्कीम को, तो नीचे तक जाते जाते ना सिर्फ वो 15 पैसे ही उस एक्चुअल बेनिफिशियरी को मिल जाते हैं। ये जो बीच में 85 पैसे थे, ये लीकेजेस हो गए, कुछ हद तक करप्शन हो गई, किसी ने पैसे नहीं दिए नीचे, सिर्फ जिसको दे मिलने चाहिए थे 1 रुपया उसको सिर्फ 15 पैसे मिल रहे हैं। तो 85% कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। ये बात है 1985 की। आज हम हैं 2022 के अंदर। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे अच्छी अच्छी स्कीम्स है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रिगार्डिंग। इस वजह से हुआ क्या है, अगर हम 1 रुपया देना चाहते हैं ना तो नीचे तक डायरेक्टली वो 1 रुपया जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो मिडल मैन थे, सारे के सारे जो लीकेजेस वाले पॉसिबल सिनेरियोस थे, उनको तो हमने कम कर दिया। सीधा आपके खाते में पैसा जा रहा है, तो बीच में कोई आया ही नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट ने उधर से किया, इधर पहुंच गया। तो ये जो लीकेजेस थी इनको कहीं ना कहीं रिमूव करना इंडिया ने, वो भी इस स्केल के ऊपर, ठीक है ना, करोड़ों लोगों के खातों में पैसा डालना, ये डेफिनेटली एक बहुत मार्वलस अचीवमेंट थी। ठीक है। हमने जैसे आधार के साथ भी, आप जानते हो जो जनधन आधार मोबाइल, ठीक है, जनधन के थ्रू हमने क्या किया, हमने अकाउंट्स खुलवाए, आधार का हमने यूटिलाइजेशन किया, मोबाइल का यूटिलाइजेशन किया। इन सभी ने कहीं ना कहीं पिछले सालों के अंदर हमें बहुत बेनिफिट्स दिखाए हैं, चाहे वो सब्सिडीज का ट्रांसफर हो गया, कैश बेनिफिट्स हो गया, वो डायरेक्टली पहुंचा पाए हैं। आधार के साथ कैसे, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसका डेवलपमेंट जैसे जैसे हुआ, ओवरऑल हमारा सेक्टर काफी ग्रो करता गया एंड इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिले हैं। एंड देखो यहाँ पर एक बात कर रहे हैं राइटर, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकेले ने ये चीज़ कर दी। यहाँ पर हमारे पास एक पूरा एक इकोसिस्टम था, एक स्ट्रेटेजी थी मल्टी प्रोंग्ड, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर किया एंड यहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। तो गवर्नमेंट का ये मिशन मोड के ऊपर काम करना, डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स मिले हैं। चाहे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो गया, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। इवन देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल भी रहा, गवर्नमेंट का भी रोल था। तो दोनों जब मिलकर काम करते हैं ना, तो डेफिनेटली कंट्री को हमें अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। राइट। आपस में साथ ही साथ देखो सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ गवर्नमेंट ही लोगों तक पैसा पहुंचा रही थी, ये तो चलो था ही था, पर लोग भी तो आपस में अब इंटरेक्ट देखो कितना ज्यादा कर रहे हैं। जैसे कि आजकल मैंने मान लीजिए आपको 50 रुपए देने होते हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ आपको, या तो पेटीएम कर देता हूँ, या गूगल पे कर देता हूँ, या फिर और जो अलग अलग मैकेनिज्म है फोन पे वगैरह। तो यूपीआई वगैरह से आने से भी डेफिनेटली इस चीज़ की कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। साथ ही ये सिर्फ गवर्नमेंट ही काम नहीं कर रही, हमें नए नए प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी तो यहाँ पे आ रहे हैं। इन प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स जो नए आ रहे हैं, इन्होंने अपने साथ लेके आई नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन, एंड उसके बेसिस पे हमने इस चीज़ को और डेवलप कर पाए हैं। तो आज के टाइम पे 135 करोड़ लोगों का आधार जनरेट हो चुका है, 47 करोड़ लोगों का नियरली जनधन अकाउंट्स है उनके पास, और 6.5 लाख बैंक मित्रास। ठीक है, जहां पर हो सकता है कि अगर बैंक आप तक नहीं पहुंच सकता ना, तो बैंक की अगर मान लो ब्रांच वहां पे नहीं है, तो एक तरह से ब्रांचलेस सर्विस आपको प्रोवाइड करी जा रही है। एक बैंक का एक बंदा आएगा, वो आप तक बैंक की जो अलग अलग सर्विस है वो आपको पहुंचा पाएगा। तो बैंक मित्रास ने भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके साथ ही तीसरी चीज जो मैं मोबाइल की बात कर रहा था, तो मोबाइल सब्सक्राइबर भी आज के टाइम पे 120 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। ये क्लियरली क्या दिखाता है, क्लियरली दिखाता है कि गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है सबका विकास की, सुना है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट ने काम किया है। एंड ये जो डीबीटी की बात हम कर रहे थे, नियरली हमें 318 स्कीम्स के अंदर देखने को मिलती हैं ऑफ 53 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हमें इस चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिलती है। देखो राइटर यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि ऑल्दो जो डीबीटी थी, उसका जो आइडिया था वो हमारी जो पिछली सरकार है, जैसे मनमोहन जी की जो सरकार थी, उस टाइम पे हमने उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया था। बट ओवर द टाइम हमने काफ़ी तेज़ी से इसमें ग्रोथ करी है, एंड जो भी कुछ लीकेजेस थी उसको प्लग करने में ये हेल्प हुई है, एंड इसकी बेसिस के ऊपर ही गवर्नमेंट को बहुत सारी सेविंग्स हुई हैं। ठीक है, प्रॉपर फंड्स का यूटिलाइजेशन। अभी देखा ना कि हमने देने तो थे 1 रुपया, किसको देना था, जो नीचे वाला बंदा उसको देना था, पर मिले उसको सिर्फ 15 पैसा ही। तो यूटिलाइजेशन जो गवर्नमेंट मनी का अच्छे से हो ही नहीं रहा था पहले तो, पर अब हम उसको कर पा रहे हैं।
ठीक है, गवर्नमेंट का पैसा भी बच रहा है इससे, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें। और देखो एक चीज़, आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, अगर ऊपर से नीचे तक पैसे जाने हैं, तो बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, इनको भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पे करना पड़ता था, जो अलग-अलग मिडलमैन थे। बट अब डायरेक्टली आपको टेक्नोलॉजी की वजह से सीधा यहाँ पे पे करना है, तो वो पैसे भी बच गए। राइट? तो इस तरह की चीज़ें ने काफ़ी हेल्प करी है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान स्कीम हो, ठीक है? किसान सम्मान निधि की बात हो, कृषि सिंचाई योजना हो गया, फसल बीमा योजना हो गया, एग्रीकल्चर में यहाँ बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। एमजी नरेगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रही है इंडिया की, तो इसके अंदर भी हमने ये चीज़ देखने को मिली है कि डीबीटी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है। उसके साथ ही आवास योजना हो गया, एलपीजी पहल योजना, तो ये सारे के सारे अलग-अलग स्कीम्स हैं, अलग-अलग आप किसी में देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में भी यहाँ पे काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी है। हर पर्टिकुलर फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएँगे। इवन देखो जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनको एक रिहैबिलिटेशन करने की बात हो, तो वहाँ पर भी उनको कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो एक तरह से अपनी नई ज़िंदगी को शुरुआत कर सकें। यहाँ पर उसमें भी डीबीटी ने अपना रोल प्ले किया हुआ है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से राइटर यहाँ पे हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। कोविड-19 की भी यहाँ पे बात करी गई है कि पैंडेमिक के टाइम भी हमने नियरली 80 करोड़ लोगों को फ्री राशंस दिया। गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर महिलाओं को फंड ट्रांसफर करने की बात हुई, लास्ट माइल तक डायरेक्टली पहुँचने की बात हुई। तो ये सारी बातें भी डीबीटी के थ्रू हम कर पाए हैं। ठीक है ना? तो ये सारे डेफ़िनेटली पॉज़िटिव्स हैं और इसी वजह से एक अच्छा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हो गया, तो जो चैलेंजेस थे उन्होंने हेल्प करी है इस चीज़ को सॉल्व करने के अंदर। पर एक बात और भी यहाँ पे ज़रूरत है, व्हाट इज़ दैट, कि जो कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, जैसे कि आज भी फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों के अंदर थोड़ी कमी देखने को मिलती है, या फिर ग्रीवांस रिड्रेसल की भी अभी थोड़ी कमी है, अवेयरनेस शायद थोड़ी कम है, या फिर इनोवेशन सिस्टम को थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के चैलेंजेस हो गए, जैसे डिजिटल डिवाइड का चैलेंज हो गया। अगर हम कहीं न कहीं इस तरह के चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं, रूरल एरियाज़ तक और भी बेहतर तरह से पहुँच सकते हैं, तो ये जो कुछ इश्यूज़ हैं ना, हमें आज के टाइम में फेस कर रहे हैं, इनको भी सॉल्व करते हुए हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं, जहाँ का पूरा इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने को हमें देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल था डीबीटी के कॉरस्पॉन्डिंग। इवन देखो आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो, यूपीएससी 2022 अभी रिसेंटली ही पूछा गया था, और ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? Reforming the government delivery system through DBT is a progressive step, but it has its limitations too। यानी कि डीबीटी के थ्रू जो हमने गवर्नमेंट का डिलीवरी सिस्टम को रिफॉर्म किया है, काफ़ी एक सराहनीय कदम है या फिर एक प्रोग्रेसिव कदम है, पर इसकी भी कुछ खामियां भी है। तो आपको दोनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, किस तरह से इसने प्रोग्रेसिव एक्ट किया है, एंड ऑन द अदर हैंड कुछ लिमिटेशंस भी आपको यहाँ पे उसकी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जो हमने थोड़ी डिस्कस भी करने की कोशिश करी। आप भी अपने एंड पे ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। राइट? चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, दैट इज अ न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर क्लाइमेट एक्शन। एंड इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए राइटर स्टार्ट करते हैं कि देखिए जो आज का हमारी दुनिया है, पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ इश्यूज चला ही आ रहा है, चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक हो गया, ठीक है, वॉर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इश्यूज हो गए, एंड सभी ने हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट किया हुआ है, एनर्जी, फूड, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी इसमें कॉरस्पॉन्डिंगली काफ़ी तेज़ी से इम्पैक्ट हुआ है। एक चीज़ राइटर बहुत ही यहाँ पे कंसर्निंग बात कर रहे हैं, वो है ये कि देखो, आप लोगों ने यूएनडीपी की जो रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये पिछले ना 30 साल हो गए हैं इसको आते हुए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एक तरह से डिक्लाइन देखा हो, मतलब कि दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट नीचे आ रही है। पर इस टाइम ऐसा हुआ है कि लगभग सभी कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखने को मिला है पिछले 2 सालों के अंदर कि ह्यूमन डेवलपमेंट नीचे आया है, और ये काफ़ी एक मेजर इश्यू हमारे लिए बन चुका है। इसके साथ ही राइटर ये भी बात करते हैं ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस की। देखो इस टाइम क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये तीनों मिलकर एक मेजर इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे पूरे एनवायरनमेंट के, और कहीं न कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं आज के टाइम पे, जिसको क्या बोल देते हैं ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। ठीक है? तीनों चीज़ें, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो इनको याद रखिएगा। एंड साथ ही साथ ओवरऑल जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। इवन जो पिछले 10 सालों में हमें आज तक के 9 ऑफ वार्मेस्ट ईयर अभी तक के पिछले 10 सालों में देखने को मिले हैं, सबसे गर्म 9 साल। ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या दिखा रहे हैं
कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। इसके साथ ही बहुत सारी हमें हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं, फ्लड्स किसी जगह पे, किसी जगह ड्रॉट आ गया। आप चाइना का केस देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यूरोप के अंदर क्लाइमेट इमरजेंसीज बहुत सारी कंट्रीज में डिक्लेयर करनी पड़ रही है। ये सभी क्या दिखा रहे हैं? सभी ये दिखा रहे हैं कि इन्वायरमेंट काफ़ी तेज़ी से बदला है एंड ह्यूमंस को या ओवरऑल पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट ये कर सकता है। हमारे देखिए बहुत सारे एसडीजी गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, और अभी जो हम इस तरह से अलग-अलग एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि हम एसडीजी गोल्स को 2030 तक अचीव नहीं कर पाएँगे। अब बात अगर करें देखो पेरिस एग्रीमेंट की 2015 में जो हुआ, या फिर जो ग्लासगो में पिछले साल कॉप 26 हमें देखने को मिला। दोनों ने एक बात शो करी कि हमें सब कंट्रीज़ को साथ में मिलकर आने की ज़रूरत है, कुछ तेज़ी से हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, तभी हम इंश्योर कर पाएँगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। इवन हमने जो बात करी थी कि हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से रोकेंगे, उस तरह भी इगर इवन हम आज के टाइम पे जो भी हम एक्शन ले रहे हैं ना, उसको भी करेंगे, तब भी हम इसको नहीं रोक पाएँगे, इससे ज़्यादा ही होगा। एंड तो ये काफ़ी मेजर एक इश्यू बन जाता है हमारे लिए भी। इस टाइम पे देखो क्या होना चाहिए, इस टाइम पे हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए, डेफ़िनेटली हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। इनको अपना काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट राइटर यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल्स, हम भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है? जैसे मैं समझाता हूँ कि किस तरह की चीज़ें। और ये बात ना एक्चुअली मैंने नहीं, मतलब राइटर ने बोला है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, दैट इज़ नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं लाइफ की। लाइफ का मीनिंग क्या है? लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये एक्चुअली में दरअसल में जो कॉप 26 हुआ था ना ग्लासगो में, वहाँ पर इन्होंने बात करी थी। क्या बात करी थी? इन्होंने बात करी थी कि आम इंसान, ठीक है ना? एक छोटे से छोटा इंडिविजुअल, वो भी कुछ ना कुछ काम कर सकता है ताकि ये इस चीज़ को, प्लेनेट को हम एक बेहतर कर पाएँ। जैसे कि एनवायरनमेंट कॉन्शियस लाइफ़स्टाइल हो गया, एनर्जी कंज़र्वेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। इसको थोड़ा ना हम एग्ज़ाम्पल से डिस्कस करते हैं। जैसे समझो, घर पे आप अपनी एनर्जी को बचाओ, जैसे कि हो सकता है अगर आप रूम से बाहर जा रहे हो तो लाइट्स ऑफ कर दो, ठीक है ना? अगर किसी चीज़ का एसी, फ्रिज या फिर और किसी वस्तु की नहीं ज़रूरत पड़ रही तो उसको बंद कर दो, ठीक है? हर जगह अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह जाने की बजाय आप साइकिल का यूज़ करो, या फिर बसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रोस, इनको यूटिलाइज़ करो। उसके साथ ही साथ प्लांट बेस्ड फूड को खाना, ठीक है? एंड साथ ही साथ क्लाइमेट फ्रेंडली चॉइसेस की तरफ मूव करना। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लग सकती हैं। शायद आप सोचो कि सर मेरे लाइट ऑफ करने से क्या हो जाएगा? पर अगर हर इंसान इस तरह से एक-एक करे ना, तो डेफ़िनेटली हम सभी मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सकते हैं एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही देखो एक चीज़ आती है नजिंग। अब नजिंग का मतलब क्या होता है? एक तरह से छोटा-सा पुश देना, हल्का-सा पर्सुएस्ट करना। जैसे समझते हैं कि कैसे? देखो, जैसे आप कभी, जैसे ना, चलो यहाँ पे कैफेटेरिया की बात हो रही है, बट मैं एक आपको बहुत ही सिंपल सा एक शादी का एग्ज़ाम्पल लेके देता हूँ। देखो, मान लीजिए आप किसी की शादी अटेंड करने गए, और अक्सर ये चीज़ नोटिस होती है कि जब हमें ना कि शादी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं खाने के, ठीक है ना? तो मान लीजिए आपकी एक बड़ी-सी प्लेट है, आपने क्या किया? आपने बहुत सारी डिशेज़ ले ली इसके अंदर। ठीक है, मान लो 12-13 डिशेस ले ली, राइट? अब होगा क्या? आप इतना खा तो पाओगे नहीं, तो होगा क्या इन द एंड? आप शायद इनमें से 3-4 चीज़ें खा नहीं पाओगे और आप उसको फेंक दोगे। एक तरह से वो क्या हुआ? वेस्ट हो गया ना। अगर मान लो एक छोटी-सी चेंज कर देते हैं इसमें, क्या? ये आपकी प्लेट को ही ना हम थोड़ा छोटा बना दें, तो होगा क्या? आप इस प्लेट के अंदर ही बस 4-5 आइटम ही डाल पाओगे और इतने को शायद आप फिनिश कर दोगे। यहाँ पर वेस्टेज आपकी ज़ीरो हो जाएगी। है ना? यहाँ पर काफ़ी सारी आप वेस्टेज कर रहे थे चीज़ों की। तो सोचो, आपने किया क्या? सिंपली प्लेट को ना थोड़ा-सा उसका साइज़ छोटा कर दिया। अब प्लेट का साइज़ जैसे ही छोटा किया, उससे क्या हुआ? वेस्टेज कम हो गई। तो सेम चीज़ अगर हम अपने अलग-अलग कैफेटेरियाज़ में करेंगे, तो ये जो वेस्टेज रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, इनको कम किया जा सकता है? बिल्कुल, ठीक है ना? उसी तरह से रिसाइक्लिंग के लिए एक तरह से पुश किया जा सकता है। बिन लिड्स को इस तरह से बनाया जा सकता है, या फिर आपको साइक्लिंग के लिए थोड़ा इनकरेज करें कि आप साइकिल के ऊपर मूव करो, अलग से उस साइक्लिंग के लिए पाथवेज़ बना दें। ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, आपको सिर्फ़ हल्का-सा ना पुश देने की ज़रूरत है। जैसे होता है ना कि आपने थोड़ा-सा बस धक्का दिया एंड वो चीज़ आप कर देते हो। ये कई बार जैसे होता है ना कि मोटिवेशन, आप आपके अंदर सारे स्किल्स होते हैं, बट हल्की-सी कई बार ना एक जस्ट मोटिवेशन आपको मिल जाए, आपको एक हल्का-सा धक्का मिल जाता है एंड फिर आप आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो यूनेप है, वो इन चीज़ों की बात कर रहा है। तो बात ज़रूरी क्या है इसके साथ ही साथ,
कि हम इस तरफ मूव करें, ठीक है ना, ग्रीनर कंजम्पशन हैबिट्स की तरफ जाएं, ताकि इस चीज़ को हम इंश्योर कर पाएं। तो देखो लाइफ का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आइडिया दिया, भले ही ये ग्लोबली हो सकता है, पर इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो सकता है इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं। अगर हम सब लोग मिलके कुछ ना कुछ काम करें तो डेफिनेटली हम बहुत तेजी से इस डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। आपने देखा होगा जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर क्या हुआ, हम सब ने मिलकर काम किया एक तरह से कंट्री को स्वच्छ बनाने के लिए, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए एक जन आंदोलन हुआ। सभी ने मिलकर काम किया, जितना जितना जो कोई कर सकता था उसने कुछ कुछ हेल्प करने की कोशिश करी, एंड डेफिनेटली वो एक काफी सक्सेसफुल चीज बनी, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर था। अगर देखो इंडिया के 130 करोड़ साथ मिलकर काम करें, तो आपको नहीं लगता कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर इंडिया इस डायरेक्शन में एक लीड ले सकता है, तो पूरी दुनिया हमें देख रही है, तो पूरी दुनिया भी इस तरह इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। एंड इवन देखो जो ये जो लाइफ का विजन है, ये अब लॉन्च किया जा रहा है आज के दिन ही, दैट इज 20 अक्टूबर 2022 को इसको लॉन्च किया जा रहा है। एंड इवन इसके लॉन्च के लिए जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरेस जी, ये भी इंडिया में आए हुए हैं, तो मोदी जी के साथ मिलकर ये यहाँ पर इसको लॉन्च करेंगे। एंड कोशिश करेंगे कि हम प्रो प्लेनेट पीपल बनाएं एक तरह से 2027 तक, बस कुछ सिंपल सिंपल चेंजेस लगाते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, हमने जैसा स्वच्छ भारत अभियान के अंदर किया था, इसी तरह से अगर कुछ एफर्ट्स लें तो ओवर द टाइम हम इस चीज में काफी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। एक बात यहाँ पे और है लाइफ मिशन के अंदर, व्हाट इज दैट, कि देखो हर किसी की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एनवायरनमेंट को बचाना, ठीक है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग है। कैसे? मान लो जैसे एक ना, ये एक है बड़ी कंट्री, बड़ी कंट्री मतलब डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ। अब डेवलप्ड कंट्री के लोग क्या कर रहे होंगे, वो तो बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड एक है मान लीजिए डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री। अब इन लोगों का ना कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट पोल्यूशन के अंदर बहुत कम है, राइट। पर डेवलप्ड कंट्रीज वालों का क्या था, पोल्यूशन बहुत ज्यादा था। तो ज्यादा जिम्मेदारी किनकी बनती है, ज्यादा जिम्मेदारी इन डेवलप्ड कंट्रीज की बनती है कि ये अपनी चीजों का काम पे अच्छे से ध्यान दे। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि नीचे वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट एक तरह की प्रोपोर्शनल अकाउंटेबिलिटी है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से होनी चाहिए। इनका कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन में ज्यादा है तो इनकी अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। इनका पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन कम था तो अकाउंटेबिलिटी इनकी भी कम हो सकती है। देखो डेवलपमेंट इज नेसेसरी इनके लिए भी, तो थोड़ा बहुत ये लोग करेंगे, बट उसी वजह से क्या होगा, क्या जितना इनका कंट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएटेड अप्रोच, वो बोलते हैं ना कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज भी लाइफ मिशन के अंदर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। अब जैसे देखो ना कि जैसे कार्बन फुटप्रिंट की अगर मैं बात करूं, तो जो हाई इनकम कंट्री है उनका 1% का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो लीस्ट डेवलप कंट्री के मुकाबले 80 टाइम्स ज्यादा है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेफिनेटली क्या बननी चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेफिनेटली ज्यादा बननी चाहिए। इवन देखो जो गांधी जी बोलते हैं कि वर्ल्ड काफी है टू सेटिस्फाई एवरी वंस नीड, बट इट इज ऑलवेज बी टू स्मॉल टू सेटिस्फाई एवरी वंस ग्रीड। तो ग्रीड को हमें दूर रखना है, इस चीज के थ्रू ही हम इसकी तरफ पहुंच पाएंगे। इवन देखो लास्ट ईयर जब COP26 के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचामृत का भी आइडिया दिया गया था, किस तरह से हम नेट जीरो बनना चाहते हैं 2070 तक, और साथ ही साथ और बहुत सारे हमने इनिशिएटिव्स भी दिए थे। इवन इंडिया देखो काफी एक ग्लोबली काफी स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, CDRI कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, साउथ साउथ कॉपरेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस तरह की ये सारी चीजें क्या हैं, इस तरह की सारी चीजें इंडिया की लीडरशिप के लिए काफी अच्छी हैं, एंड इंडिया क्लाइमेट एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत अच्छा काम कर सकता है। साथ में ही देखो आप जानते हो कुछ ही टाइम के अंदर इंडिया जो G20 की प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास आने वाली है, तो इंडिया इसको काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। एजेंडा 2030 जो कहीं ना कहीं हमें 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, उसका अगले साल मिड हो जाएगा। मतलब देखो 2015 में हमने इस चीज को स्टार्ट किया था ना, और हमने 2030 तक इसको अचीव करना है, तो 2022-23 क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। उसी टाइम पे इंडिया क्या होगा, G20 की लीडरशिप भी होगी। तो डेफिनेटली इंडिया एक इंश्योर कर सकता है कि जब हम हाफ वे के आसपास पहुंच गए हुए हैं, तो हम आने वाले टाइम के अंदर क्या ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं ताकि ये लाइफ का मिशन भी सक्सेसफुल हो, एंड ओवरऑल हम एनवायरनमेंट को भी अपने बेहतर कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एडिटोरियल। जो तीसरा एडिटोरियल आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हेल्ड अप बाय द चाइनीज, एंड इसको आप GS पेपर 3 के
इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए अभी क्या स्टोरी क्या चल रही है। देखो स्टोरी दरअसल में ये है कि एक लश्कर तैयबा के कमांडर हैं शाहिद महमूद, ठीक है ना। अभी चाइना ने क्या किया है, चाइना ने इस एक ना प्रपोजल आया था इंडिया और यूएस का मिलके। अब इन दोनों कंट्री ने प्रपोजल क्या दिया कि इनको जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट है 1267 के अंदर, उसके अंदर इनको डाल दिया जाए। बट चाइना ने एक तरह से इस पे ऊपर होल्ड डाल दिया। और ऐसा नहीं है कि चाइना ने ये चीज़ पहली बार करी है, चाइना पहले भी इस तरह की चीज़ें करता आया है, ठीक है ना। एंड इवन आप देखो, जो अगर मैं बात करूं 1267 कमेटी की, तो इसको 1999 में सेटअप किया गया था, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी मेंबर स्टेट यूनाइटेड नेशन की, कोई भी मेंबर स्टेट किसी टेररिस्ट का या किसी टेरर ग्रुप का नाम एक लिस्ट में ऐड कर सकती है, जो कि इसी कमेटी के द्वारा, दैट इज 1267 कमेटी के द्वारा वो लिस्ट मेंटेन करी जाती है। यानी कि मान लो कोई भी कंट्री है यूएन की, वो क्या बोलेगी कि इस टेररिस्ट का नाम या फिर इस एक टेररिस्ट ग्रुप का हम चाहते हैं इस लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। तो इसके एक्चुअल में क्या था, पहले एफिलिएशन अलकायदा आईसिस के साथ थे, बट ओवर द टाइम इसको अपडेट होता रहा। इंडिया ने भी बहुत सारे को यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कि जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, तो इंडिया ने इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी लिस्टिंग को प्रपोज किया था पास्ट के अंदर भी। अब देखो होता क्या है, जब एक बार प्रपोज कर दिया मान लीजिए कंट्री ने, फिर क्या होगा, फिर एक नो ऑब्जेक्शन प्रोसीजर होगा। मीनिंग सभी कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर हैं, ठीक है, यूएनएससी में जो आप जानते हो 5 परमानेंट और साथ ही साथ 10 जो होती हैं नॉन परमानेंट, ये सभी एक तरह से बताएंगे कि हाँ हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर एक ने भी किसी ने होल्ड कर दिया, ठीक है ना, तो तब लिस्टिंग अडॉप्ट नहीं होगी, या फिर रिजेक्ट कर दिया इस चीज को, तब इसको नहीं होगा। अब होता क्या है, आप जानते हो ये जो 5 की बात करी, परमानेंट 5, इनमें कौन है, एक चाइना। अब चाइना तो हमेशा यूएनएससी का पार्ट है ही है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी वो नॉन परमानेंट में है, नहीं, वो तो परमानेंट के अंदर है। तो चाइना परमानेंट में अंदर है, तो बार बार चाइना यही चीज करता रहता है, जितनी बार मर्जी को ये करो, तो बार बार उसको वो होल्ड पे डाल सकता है या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है। अब देखो होल्डिंग का मीनिंग क्या है, ये समझते हैं पहले, होल्डिंग का मतलब क्या। देखो इसका मीनिंग है कि चाइना ने अभी डिसाइड नहीं किया कि इस बंदे को हमने या इस पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप को हमने डालना है या नहीं डालना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने डिसाइड नहीं किया। तो एक तरह से होता है ना, होल्ड कर लिया, डिसाइड नहीं करना, अभी बताएंगे, ऐसा कहना, ठीक है ना, कि हम या तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्शन डालेंगे या फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये क्या होता है, 6 महीने के बाद हम उनको बताना होता है, विद इन 6 मंथ, तो 6 महीने का टाइम मिल जाता है। पर ऐसा भी नहीं है कि इन प्रैक्टिस ये 6 महीने को हम 6 महीने ही रखें, नहीं, बहुत बार हमने देखा गया है कि 6 महीने से ज्यादा भी लंबी वेट हमें देखने को मिल जाती है। जैसे आप देखिए जैश ए मोहम्मद के जो फाउंडर हैं मसूद अजहर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग चाइना ने होल्ड को बहुत बार रखा, बहुत बार, ठीक है ना। फिर आप जानते हो मसूद अजहर के बारे में, जो कांधार हाईजैक हुआ था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हमारे वहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए थे, तो हॉस्टेजेस जो थे उनको एक तरह से एक्सचेंज के तौर पे कह सकते हैं कि इनको छोड़ा गया था उस टाइम के ऊपर। तो जैश ए मोहम्मद आप देख रहे हो कि लिस्ट तो पहले 2001 में ही हो गया था, बट मसूद अजहर को काफी दिक्कत आई हमें, मतलब ना इसको यहाँ पे भी इसको टेररिस्ट की कैटेगरी में डालने के लिए यूएन डेजिग्नेटेड के अंदर, क्योंकि चाइना ने काफी बार उसको रोकने की कोशिश करी। अब आप ये चीज सोच रहे होंगे कि चाइना ऐसे क्यों रोक रहा है। चाइना का देखो कहना क्या है कि हमारे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या ये बंदा टेररिस्ट है या नहीं है। तो होता क्या है, ये होल्ड पे डाल देते हैं उसको, फिर बाद में बताते हैं कि हाँ हमें डालना है या नहीं डालना। तो इस तरह से चाइना इन चीजों को बहुत डिले करता रहता है। जबकि देखो मसूद अजहर के केस में तो बहुत ही क्लियर था कि डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारे टेररिज्म के एक्ट किए हुए हैं। तो अगर पहले की बात करें कि चाइना पहले क्यों इसके ऊपर पहले क्यों नहीं मान रहा था एंड बाद में कैसे मान गया, तो एक तरह से कह सकते हो कि इंडिया ने काफी प्रेशर डाला, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूके हो गया, फ्रांस, इस तरह से सभी कंट्रीज के साथ मिलकर थोड़ा प्रेशर डाला गया, तब जाके चाइना को इनकी बात माननी पड़ी कि हाँ मसूद अजहर को हम लिस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इवन देखो इन्होंने भी बात करी है, तो चाइना का यही हमेशा कहना रहा है कि अभी हम और इसको स्टडी करना चाहते हैं, अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। बट कई बार ऐसा भी रहा है कि ये जो बिना रीजन की ना, या फिर बिल्कुल ही बेसलेस रीजंस की वजह से होल्ड पे डाल देना, ये चीज राइटर बोल रहे हैं कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आपके पास कोई रीजन हो, या तो आपके पास कुछ अच्छी जस्टिफिकेशन हो कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप यहाँ पे परमिशन नहीं दे रहे, क्यों उसको विदहोल्ड करा जा रहा है। बट ऐसा भी नहीं होता, बस इतना बोल देते हैं कि अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, अभी हम इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, अभी देखेंगे।
तो ये क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड ही तो दिखाते हैं। एक तरफ आप बोल रहे हो कि हम काउंटर टेररिज्म को लेके बहुत स्ट्रांग है, एंड दूसरी तरफ जब इस तरह के एफर्ट्स आप करते हो तो ये गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो उसी तरह से देखो 2008 के बाद से भी आपने देखे होंगे मुंबई अटैक्स, तो उसके बाद से भी इंडिया ने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि किस तरह से सारी कंट्रीज को साथ में लेके आ जा पाए। पाकिस्तान ने भी देखो बहुत सारे इस पर्टिकुलर चीज में एक तरह से आप देख ही रहे हो पाकिस्तान का किस तरह से टेररिज्म के साथ काफी एक क्लोज कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। इवन एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट थी वहां पर भी पाकिस्तान को काफी लंबे टाइम तक रखा गया है, बट अब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, बट फिर भी थोड़ी स्क्रूटनी तो रहेगी ना। तो इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया और जो यूएस जिन्होंने एक तरह से प्रपोजल दिया था, उनको चाहिए कि एक तरह से अपनी एक और लिस्ट बनाए, ठीक है ना, एक अलग से अपनी लिस्ट बनाए कि दीज आर द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, दुनिया के सबसे जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है उनकी खुद एक लिस्ट बनाए, उनके अगेंस्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, उनकी प्रॉपर एविडेंस लेकर आ जाए, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि इन सभी टेररिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हम उनको बैन कर पाए। ठीक है ना। तो ये जो इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं चाइना जो एक तरह से रुकावट पैदा कर रहा है, उस रुकावट को दूर किया जा पाए। ठीक है। तो ये था थर्ड आर्टिकल। चलते हैं हमारे फोर्थ आर्टिकल की तरफ, और ये फोर्थ आर्टिकल ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है। जीएस पेपर 1 में भी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, एंड साथ ही साथ जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए भी रेलेवेंट हो सकता है। देखो यहाँ पर ना काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा राइटर रेस कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? देखो इंडिया की डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन का, आप जानते हो कि जो इंडिया की ऑयल डिमांड है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, पर एक चीज आप रियलाइज करो, इंडिया ना अपनी 85% नीड्स के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हमें हमें ये बाहर से मंगाना पड़ता है। अब अगर इतना देखो बाहर से मंगाने के अपने कुछ नेगेटिव्स होते हैं, हमारा बहुत सारा इंपोर्ट बिल हो जाता है, हमें बहुत सारे डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं बाहर से इस चीज को मंगाने के लिए। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए ना कि हमारी जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है, जो इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन हो, वो बढ़े। बट ऐसा हो नहीं रहा, बल्कि उल्टा हो क्या रहा है, ये कम होती जा रही है। तो बहुत ही इंडिया इस पर्टिकुलर चीज में काफी खराब सिचुएशन में है। एक रीजन इसके पीछे का ये भी है कि एजिंग वेल्स। एजिंग वेल्स का मतलब क्या होता है कि देखो हमारे पास मान लीजिए को जहाँ से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ नीचे आती रहती है। नई डिस्कवरी हम कर नहीं पा रहे, या कर पा रहे हैं तो बहुत ही कम है। ठीक है ना। और जो पुरानी हमने डिस्कवर कर रखी हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, बट उन इनिशिएटिव शायद वो काफ़ी नहीं है हमारी डोमेस्टिक और ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। अभी और काम करने की ज़रूरत है। इवन आप देखो ना, आजकल रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो गया, ठीक है, इवन कोविड-19 पेंडेमिक हो गया, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं। ठीक है। और उस वजह से हुआ क्या है, उस वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स बूस्ट नहीं हो पाए, इम्पोर्ट इंडिया का बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। तो करना क्या चाहिए था, करना यही चाहिए था डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएं, पर ये हुआ नहीं है। ठीक है ना। इंडिया ने देखो कुछ काम भी किया है हेल्प के अंदर, मैं आपको थोड़ा डिस्कस भी करूंगा ये हेल्प एंड NELP ये क्या चीजें हैं, इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है। देखो बिफोर एक्चुअल में ना आगे डिस्कस करने से पहले इसी को पहले समझ लेते हैं कि ये हेल्प NELP ये क्या चीजें हैं। देखो पहली बात समझने की कोशिश करो, एक हमारी एक पॉलिसी है NELP, है नहीं मतलब ये पॉलिसी थी। इसका मीनिंग क्या है, ये हमारी न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी थी उस टाइम पे। ठीक है। बट इसके बाद दूसरी एक पॉलिसी आई, व्हाट इज दैट, HELP। तो आज के टाइम पे हमारी पॉलिसी कौन सी चल रही है, द पॉलिसी करेंटली वर्किंग इज HELP, दैट इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। आई रिपीट, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। आज के टाइम पे हमारी यही पॉलिसी चल रही है। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले चलती थी NELP, दैट इज न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। समझ आया? आज के टाइम पे क्या है, हेल्प। पहले कौन सी चलती थी, NELP, दैट इज न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब समझने की कोशिश करो, पहले जो हमारी पॉलिसी थी उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर होता था कि मान लीजिए आपको कुछ एक एक जगह है, इस जगह के ऊपर अलग अलग मिनरल्स हो सकते हैं, तो इन मिनरल्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना होगा, इनको एक्सप्लोर करना होगा कि वहां पर वो मिनरल्स है भी या नहीं, फिर उन चीजों को एक्सट्रैक्ट करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे आपको गैस मिल जाए, आपको कोल मिल जाए, कोल बेड मीथेन मिल जाए, राइट, इस तरह की चीजें। तो जो पहले, जैसे मैं NELP की बात कर रहा हूँ, NELP के जब भी मीनिंग सुनोगे ना तो पुराना समझना है, ये पुरानी वाली है। नाम भले ही इसका न्यू है, पर ये पुरानी पॉलिसी है। तो इस वाली पॉलिसी के अंदर क्या होता था,
हमें इसके लिए लेना हो लाइसेंस तो अलग लाइसेंस, इसके लिए लेना हो तो लाइसेंस अलग लाइसेंस, इसके लिए अलग लाइसेंस। पर अब हेल्प के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हेल्प के अंदर हम एक सिंगल लाइसेंस दे देते हैं कि आप आराम से करो, एक्सप्लोर भी करो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट भी करो, जिस भी ऑयल का करना है वो करो। तो थोड़ी छूट ज़्यादा दे दी। तो जब भी आप हेल्प के बारे में सुनोगे ना, तो आपको ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पे हमने थोड़ी ज़्यादा छूट दे रखी है, एक तरह से सिंगल लाइसेंस हो गया। पहला तो ये डिफरेंस हो गया। और एक डिफरेंस सोच समझने की कोशिश करना। दूसरा डिफरेंस क्या है, मान लीजिए ये एरिया था, इसके अंदर क्या हुआ, एक कंपनी थी, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है मान लो, यहाँ पर इसने क्या किया, पहले कुछ पैसा लगाया। क्यों पैसा लगाया? एक्सप्लोर करने के लिए ना, देखना भी तो है कि वहां पे मिनरल है भी या नहीं, तो पैसा तो खर्च होगा, ठीक है। फिर इसको वहां से बाहर निकालने के लिए कुछ पैसा खर्च होगा कंपनी का, बिल्कुल होगा, ठीक है, अपनी मशीनें लगेंगी, कुछ लोग लगेंगे, तो खर्चा तो बिल्कुल हो रहा है। अब देखो यहाँ पर होता क्या था, पहले के टाइम की बात, एनईएलपी की बात कर रहा हूँ, पहले क्या होता था, यहाँ पर इन्होंने इतना सारा खर्च किया, तो इनकी कुछ कॉस्ट इनकर हुई, बिल्कुल हुई। अब कंपनी क्या करेगी, इस कॉस्ट को पहले तो क्या करेगी, कंपनी कॉस्ट को रिकवर करेगी, ठीक है। जो उन्होंने नुकसान, नुकसान मेरे कहने का मतलब जो खर्चा किया हुआ है, उस खर्चे को पहले तो पूरा करना है, उस कॉस्ट को रिकवर करना है। फिर एक बार कॉस्ट रिकवर हो गया, फिर वो करेंगी क्या, प्रॉफिट। फिर कमाई तभी शुरू होगी ना, जब आपके खर्चे, जो आपने खर्चे थे उनको पूरा कर लिया, अब आपकी कमाई शुरू होगी। तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि जो आप प्रॉफिट कर रहे हो ना, इसका कुछ परसेंटेज आप हमारे साथ शेयर कर लो। समझ आया पॉइंट? तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। समझ आया पॉइंट? पॉइंट ये था कि पहले कंपनी ने कुछ खर्चे किए, खर्चों के कॉरस्पॉन्डिंग उनको कवर करना है, ठीक है, तो कॉस्ट को रिकवर किया, फिर बाकी का जो बचा हुआ वो क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होता है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। पर इसमें एक दो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें क्या हैं, देखो, कंपनी का हो सकता है खर्चा हुआ हो 500 करोड़, पर कंपनी क्या बोलेगी, भैया मेरा खर्चा कितना है, 1000 करोड़। अब होगा क्या, 1000 करोड़ जब तक उसका कॉस्ट रिकवर नहीं होता, वो बोलेगा अभी तक तो मैं खर्चा ही रिकवर कर रहा हूँ। 1000 करोड़ के बाद वो प्रॉफिट दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि उसका कुछ परसेंट उसको गवर्नमेंट को देना है। पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, 500 करोड़ के बाद जितना भी प्रॉफिट हुआ ना उनको, वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करना था। पर अब वो कर क्या रहे हैं, वो जानबूझ के अपनी कॉस्ट को ज्यादा दिखा रहे हैं, उस वजह से वो प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, एंड गवर्नमेंट के साथ उनके पैसे कम शेयर करने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की दिक्कतें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के अंदर। हमें बहुत मुश्किल होता है एस्टिमेट करना उनकी कॉस्ट को कि कितना इनका पैसा लगा। और ऐसा होता था कि गवर्नमेंट को ना हर हर समय उनके ऊपर एक आंख लगा के देखना पड़ता था कि इनका खर्चा हो कितना रहा है, कैसे उसको एनालाइज करें, राइट। तो ये सारी दिक्कतें हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी। पर अब गवर्नमेंट किसके ऊपर शिफ्ट हो गई है, रेवेन्यू शेयरिंग, मतलब टोटल पैसे की कमाई कितनी हो रही है, प्रॉफिट के ऊपर नहीं जा रहे, रेवेन्यू, सिंपली रेवेन्यू, कि टोटल कितना पैसा वहां से जनरेट हो रहा है, उसका कुछ परसेंट शेयर हो जाएगा। तो ये भी इस पर्टिकुलर चीज ने भी ना कहीं ओवरऑल इस चीज को बेटर किया हुआ है हमारी इस पॉलिसी को, ठीक है। इसके साथ ही साथ पहले ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए आपको ना, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, मान लो आप आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो आज के टाइम पे, आप वेट करते हो ना, किस चीज का वेट, नोटिफिकेशन का वेट, ठीक है, कि यूपीएससी भैया नोटिफिकेशन निकालेगा तब मैं अप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं आईएएस बन सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका अलग क्या है, ये तो वेटिंग टाइम है ना, आपको वेट करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। कई बार ऐसा भी तो कि हो सकता है कि यूपीएससी 5 साल नोटिफिकेशन ना निकाले, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, डोंट वरी। मान लो 5 साल तक नोटिफिकेशन नहीं निकाली, तो आप क्या 5 साल तक वेट करोगे क्या अप्लाई करने का, है ना, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड मैं आपको ये चीज बोलूं कि आप डायरेक्टली क्या करो, डायरेक्टली जाओ जब आपका मन करे यूपीएससी के पास, और बोलो कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आप बिना एग्जाम दे लो, अगर मैं पास हो गया तो आईएएस बना दो। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है। पहले एनईएलपी के अंदर क्या होता था, पहले एनईएलपी के अंदर गवर्नमेंट ना एक कुछ समय के बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, एक तरह से बोलती थी कि जिसको ये करना है, जिसको एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करना है, वो आ जाओ, अपने अपने ना अपने प्रपोजल लेकर आ जाओ। तो इस तरह की चीजें होती थी। पर अब क्या होता है हेल्प के अंदर, अब आप जाते हो, अब कंपनी जाती है, वो बोलती है कि मुझे ये एक्सट्रैक्ट करना है या एक्सप्लोर करना है, मुझे अभी करने दो। तो ये क्या हुआ, बहुत ही लिबरलाइज चीज होगी, ऐसे वेट थोड़ी ना करने पड़ रहा है कि बिल्कुल उस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाई हैं जिस जो काफी बेनिफिट्स लेकर आ चुकी हैं, ठीक है ना, काफी लिबरलाइज हमने कर दिया इन सभी चीजों को। साथ ही साथ हमने रॉयल्टी फीस वगैरह भी कम कर दी हुई है, तो थोड़ा बेनिफिट्स यहाँ भी पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग चेंजेस हैं, मान लो
कोई आपको यहाँ पर सिर्फ इतना सी बेड के अंदर सिर्फ इतनी मीटर तक आपको करनी है एक्सप्लोरेशन, तो उसके चार्जेस कम, उसके चार्जेस अलग हैं। ज़्यादा डेप्थ तक करनी है उसके चार्जेस अलग हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी हेल्प के अंदर पॉलिसीज हैं, जिसने काफ़ी इस पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन को, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को काफ़ी ईजी कर दिया हुआ है। तो समझ आया पहले तो कि क्या चीज़ें, मतलब हमने क्या चेंजेस करे हुए हैं। यही सारी स्लाइड्स के अंदर ना यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई। हमने इस सेक्टर को काफ़ी लिबरलाइज कर दिया हुआ है। पहले इंडिपेंडेंस से लेकर काफ़ी लंबे समय तक यही सारी चीज़ें चलती रही कि प्योरली हम गवर्नमेंट का कंट्रोल था। फिर हम लेके आए NELP, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। यहाँ पर हमने एक बिडिंग का प्रोसेस किया, ठीक है, पर इसमें भी कुछ ना कुछ इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। पर ठीक है, फिर हम मूव करके किसकी तरफ, हेल्प की तरफ। और वही सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ना कि जब आप IAS बनना चाहते हो डायरेक्टली UPSC के पास जाओ। उसी तरह से कंपनी क्या करती है, कंपनी का जब मन करेगा वो डायरेक्टली जाएगी और बोलेगी कि मुझे इस जगह का परमिशन दे दो ताकि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ। उसी का नाम क्या है, उसी को बोल देते हैं ओपन एरिया एक्रेलेज पॉलिसी। समझ आया? ठीक है, ओपन एक्रेलेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, सॉरी। ठीक है, तो इसको ये चीज बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। बाकी भी देखो यही सारी एक ना एक तरह के NDR बनेगा, नेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसके अंदर देखा जाएगा कौन से एरिया बिड हो चुके हैं, कौन से कैसे करने हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हेल्प के क्या बेनिफिट हो सकते हैं आप खुद बताओ। अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, रेवेन्यू शेयरिंग की मॉडल की तरफ। कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी। अब गवर्नमेंट को हर समय नजर रखने की जरूरत नहीं है कि खर्चा कितना किया, स्क्रूटनाइज करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें। साथ ही साथ एक सिंगल लाइसेंस हो जाएगा, अलग अलग चीजों के लिए जो भी करना होगा सिंगल लाइसेंस है। साथ में ही गवर्नमेंट रेगुलेशन कम हो गया है, ठीक है। प्राइसेस अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल रेगुलेट करती है। अब होता क्या है, मान लीजिए किसी चीज का प्राइस है, ठीक है, गवर्नमेंट एक तरह से ना एक सीलिंग प्राइस बता देगी कि मैक्सिमम प्राइस आप इतना चार्ज कर सकते हो। बाकी आपको ये कंट्रोल नहीं करेगी कि अभी प्राइस 47 रखना है, 48 रखना है, कितना रखना है, नहीं। बस आपको एक मैक्सिमम लिमिट बता दी, बाकी आप प्राइसेस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। साथ ही ओपन एक्रेलेज पॉलिसी, जब मन करा डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास गए और बोला कि हमें ये चीज करनी है, ठीक है, रॉयल्टी में हमें चेंजेस देखने को मिले। तो ये सारे क्या है, बेनिफिट्स ऑफ हेल्प। आई होप अगर आपको ये पर्टिकुलर टेबल क्लियर हो गया ना, तो जितना भी ये 4-5 स्लाइड में लिखा हुआ था वो सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक चीज और बात कर रहे हैं जो राइटर है, दैट इज कि ऑयल प्रोडक्शन नीचे देखो कंसिस्टेंटली हमें देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ सालों में हम, हमारी जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है वो नीचे ही आती जा रही है। अब इसके पीछे का क्या कारण है? पहला कारण वही है, एजिंग वेल्स। एजिंग वेल्स का मतलब क्या, कि ये जो हमारे अलग अलग वेल्स होते हैं वो पहले तो प्रोडक्टिव होते हैं, पर ओवर द टाइम उनकी प्रोडक्टिविटी नीचे आती रहती है और इससे एक मेजर इशू आता है। फिर हमारी यहाँ नई डिस्कवरीज तो हो नहीं रही, नए वेल्स तो हम डिस्कवर कर नहीं रहे। होगा क्या, फिर जब नए वेल्स नहीं डिस्कवर हो गए तो नहीं हो पाएंगे, एक्सट्रैक्शन नहीं वगैरह हो पाएगी, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ अगर नई डिस्कवरी हो भी जाती है तो ऐसा थोड़ी है कि इसके रिटर्न हमें आज ही देखने को मिल जाएंगे, नहीं। इसमें लगता है टाइम, और टाइम भी अच्छा खासा। ऐसा नहीं कि आपने ढूंढ लिया कि अच्छा यहाँ पे तेल है, तो ऐसा नहीं है कि आज आज ना आपने ढूंढ लिया तो कल से आप शुरू कर दोगे, नहीं। इसमें कई सालों साल लग जाते हैं। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, लॉन्ग लीड टाइम है, ठीक है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारे क्या है, इस वजह से हो क्या रहा है, अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा भी ना तो उसमें टाइम लगेगा। अगर हमने नई कुछ देख भी लिया तो ये टाइम की वजह से भी हमारी ऑयल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कम हो रही है। साथ में ही देखो हम प्राइवेट सेक्टर को तो लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेजरली जो डोमिनेंस किसकी है, स्टेट ओन्ड कंपनीज की। ONGC हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, यही मेजर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ONGC का भी ना देखो पिछले कुछ सालों में ज्यादा अच्छा काम ONGC कर नहीं पाई। ये देखो, ये ONGC का ग्राफ है, ये ONGC का ऑयल प्रोडक्शन किस तरह से नीचे नीचे जाता जा रहा है। तो ONGC अगर, क्योंकि इतना इंडिया डिपेंडेंट है ना ONGC के ऊपर, तो अगर ONGC नीचे जा रहा है तो ओवरऑल इंडिया की ओवरऑल प्रोडक्शन भी नीचे ही जा रही है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन काफी कम है, लंबा डिले हो जाता है काफी बार। एक देखो एक मेजर मुद्दा यहाँ पे राइटर ने उठाया है, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। देखो दरअसल में ना ये एक केन्स एनर्जी करके कंपनी है, ये काफी लंबा मुद्दा है, उसको उतना हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बट सिंपली ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जानना जरूरी है। मान लो देखो आपने कुछ काम करना स्टार्ट किया आज के टाइम, और आज है मान लो 2016, ठीक है, अभी कोई टैक्स नहीं लगता किसी चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। बट हमारी गवर्नमेंट मान लीजिए 2020 में आगे क्या बोलती है कि पिछले 4 सालों के अंदर आपने जो भी काम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से कमाया हो, उसके ऊपर आपको हमें 20% मान लो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, आप आज के टाइम यानी कि 2020 में क्या बोल रहे हो कि पिछले 2-4 साल
जो भी आपने कोई चीज़ करी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें टैक्स दो। तो ये कंपनी सोचेगी कि यार जब मैंने 2016 में काम करना शुरू किया था तब तो ये टैक्स नहीं था। अब आप आज के टाइम बोल रहे हो कि हमें जो अभी तक पिछले सालों के अंदर हमने प्रॉफिट किया है उसके ऊपर टैक्स दो। इसको बोल देते हैं क्या, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ठीक है। ये केन्स एनर्जी का मुद्दा बहुत लंबा मुद्दा है, मैं जानबूझ के आपके साथ डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ये एक मेजर इशू था इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग, इंडिया ने यहाँ पे ये चीज करी थी। और केन एनर्जी ने फिर इंडिया को काफी ना कोर्ट में लेके गई, काफी अलग अलग जो हमारे अलग अलग आर्बिट्रेशन सेंटर्स होते हैं, और वहां पर इंडियन गवर्नमेंट वो केस हार गई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट की काफी ना बेइज्जती हुई थी एक तरह से, ऐसा अगर मैं बोलना चाहूँ कि इंडिया को ये चीज नहीं करनी चाहिए। और उस वजह से इंडिया ने बाद में फिर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटा भी दिया था। तो ये सारे कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। अभी भी देखो रॉयल्टी हमने कम करी है, बट फिर भी रॉयल्टी ज्यादा होने की वजह से जो कंपनीज है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। तो इस तरह के कॉरस्पॉन्डिंग इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। अब ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करना इंडिया के लिए जरूरी क्यों है? देखो जरूरी इसीलिए है कि इंडिया का इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है। ठीक है, 120 बिलियन डॉलर तक आप देख सकते हो कि हमारा खर्च यहीं पे हो जाता है। हमारा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो चुका है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे हैं। ये सभी इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इश्यूज हैं। इनको अगर सॉल्व करना है वो कैसे हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा अगर हम डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट करें। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। देखो आने वाले टाइम पे हम ना फोकस जरूर कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, पर ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में हो जाएगा, इसमें लगेगा टाइम। अभी भी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है काफी तेजी से, और लोगों के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी को ग्रो करना है, सॉरी इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो एनर्जी की डिमांड्स अभी भी कहीं ना कहीं ऑयल और गैस से ही हमारी मीट हो पाएंगी। उसी तरह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो नियरली 25 बिलियन क्यूबिक मीटर इतने का कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया की कंजम्पशन आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। ठीक है, 9% से हर साल कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो ये इश्यूज की वजह से भी हमें ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करनी होगी। और देखो, आपने वर्ड सुना है क्या, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। जैसे ही कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, इंडिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़े, बिल्कुल उससे क्या हुआ, हर चीज इंडिया में महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, प्याज के दाम महंगे हो जाएंगे, वेजिटेबल हर चीज के आपको दाम महंगे देखने को मिल जाएंगे। एंड कॉरस्पॉन्डिंग हमारे जो गरीब लोग हैं वो सबसे ज्यादा नेगेटिवली इससे इम्पैक्ट होते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि पहले तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कुछ ना कुछ इंसेंटिव दो कि आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करो। अगर मान लीजिए कि हम कहीं ना कहीं 18 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर देते हैं, तो नियरली हमारा जो 120 बिलियन डॉलर का बिल था ना, उसमें 10 बिलियन डॉलर की कटौती हो सकती है। तो 6 से 7% हम कहीं ना कहीं इसके कॉरस्पॉन्डिंग बचा सकते हैं। उसी तरह से कुछ ऑल्टरनेटिव मेजर्स लेने की जरूरत है, जैसे कि हम सिन गैस को प्रोड्यूस करें कोल से। जैसे सिन गैस मतलब जो हमारी सिंथेसिस गैस होती है, जिसके अंदर हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये देखने को मिलता है। कुछ पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का भी देखने को मिलता है। तो सिन गैस एक तरह से कंबस्टिबल होता है, एंड काफी इफेक्टिवली इसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव हो सकता है। उसी तरह से हमारे जो लॉन्ग टर्म शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। ठीक है ना। और साथ ही साथ ये जो हम कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो है लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, इन चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, कि एक बार हमने चीज़ों को करना स्टार्ट किया फिर आउटपुट आने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कम करनी चाहिए। इनकी कॉस्ट को कम करना चाहिए, रॉयल्टी को कम करना चाहिए। अभी लास्ट पॉइंट देखा था ना कि रॉयल्टी बहुत ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारे स्टेप्स हमारी तरफ से लिए जाएंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर हम थोड़ा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करें। साथ ही साथ एक तरह से हमें ना इनको कॉन्फिडेंस में भी लेके आना है जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। कैसे? देखो उनके लिए ना एक फ्लोर प्राइस सेट कर दो। जैसे मान समझने की कोशिश करो, अब देखो जो प्राइसेस हैं कहीं ना कहीं मार्केट डिटरमाइंड है। अगर मान लो प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं तो इन कंपनीज को क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि तेल के प्राइस जा रहे हैं तो इनका फायदा ज्यादा हो रहा है। बट एक चीज सोचो, अगर तेल के प्राइसेस अचानक से क्रैश कर गए, बहुत नीचे आ गए, तो इन कंपनीज को क्या लगेगा? इन कंपनीज का तो हो जाएगा बहुत बड़ा लॉस। तो एक ना फ्लोर प्राइस सेट कर दो कि अगर प्राइसेस क्रैश भी हो जाएं, अचानक से बहुत प्राइस नीचे भी आ जाएं, तब भी आपको इतना प्राइस तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। इस स्ट्रेटेजी को अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, जैसा कि चाइना गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन पर्टिकुलर कंपनीज के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड ये और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा कोशिश करेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं हमारा डिपेंड करती हैं कि किस तरह से हम आने वाले टाइम के अंदर ऑयल प्रोडक्शन को और बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हो सकते हैं, और हमें ONGC हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, इनके क्या एफर्ट्स लिए जा सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर को कैसे उनका रोल
इन्हेंस किया जा सकता है ताकि हम इसकी तरफ और अच्छे स्टेप्स लेके हम ये जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसकी तरफ अच्छे से मूव कर पाए। ठीक है, तो ये थे आज के 4 एडिटोरियल। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, थोड़े लंबे थे आई अंडरस्टैंड, बट काफी सभी के सभी इस इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट था कि इनको अच्छे से हम पढ़ें। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।